गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 है यूनिट 1 का। और आज हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का। सेकंड लेक्चर में आपने कंजर्वेशन लॉज को पढ़े थे। और मैं भी तो इस साल ये सिलेबस में हटा दिया गया है जो कंजर्वेशन लॉ हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। बट क्योंकि फिजिक्स में ये आगे तक काम आएंगे, बड़े बेसिक जो चीज़ें हैं इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये अभी नहीं तो आगे जाके अगली वाली यूनिट्स में आएंगे। ठीक है, तो उसको कर लिया था तो अभी कर लिया था तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये है आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस। और ये भी एक बड़ा बेसिक आज का लेक्चर रहेगा। बेसिक मतलब कि ऐसे फोर्सेस की बात करेंगे जिनसे मिलकर सभी तरीके के फोर्सेस जो आज तक आप पढ़ के आए हैं और आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं से मिलके कहीं ना कहीं से बने हैं। तो सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक वाले फोर्सेस यही हैं, बाकी सभी फोर्सेस इन्हीं की कहीं ना कहीं पे दूसरी फॉर्म होती है आपके पास। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स। 9th क्लास में पढ़ के आए थे हम फोर्स के बारे में। तो पहले क्वेश्चन ही ये है कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, और चलो मैं फोर्स को डिस्कस करता हूँ। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं अपने मन में कि फोर्स एक्चुअली में क्या है। फिर इसको एक बार स्टार्ट करना कि कितना आपको फोर्स को पता है, कौन कौन से फोर्सेस आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना है। तो मैं एक बार फोर्स आपको डिस्कस कर देता हूँ कि फोर्स क्या होता है, फिर फंडामेंटल फोर्सेस पर हम आएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा। देखिए, आपने किसी भी बॉडी की स्टेट पढ़ी है कि आप दो तरीके की स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता था? स्टेट ऑफ रेस्ट उसको बोलते थे जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग्स चेंज नहीं कर रही होती है तो आप उस बॉडी को बोलते हैं कि ये रेस्ट पे रखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बोर्ड यहीं पे मैं आज छोड़ के चला जाऊँ, इस रूम में कोई ना आए, कुछ भी ना हो, ठीक है, अगले दिन अगर मैं आता हूँ तो ये बोर्ड मेरे को यही दिखता है। मैं इसको देख के बोलता हूँ कि ये रेस्ट पे है। मैंने क्या देखा कि बोर्ड ऐसा कि ऐसा इसी दीवार के पास है, इसके ऊपर लाइट लगी है। ठीक है, रूम भी वही है, चारों तरफ वही सराउंडिंग्स है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कल भी इधर ही देखा था, आज भी इधर ही देखा है। तो आप क्या बोल रहे हैं? टाइम के साथ अगर ये अपनी सराउंडिंग्स चेंज नहीं कर रहे हो तो आपने आके बोल दिया कि ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो रेस्ट वाली स्टेट कौन सी है? जब बॉडीज या कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। ओके, ठीक है, स्टेट भी पढ़ के आए हैं अब 9th क्लास में। फिर लेट्स गो फॉर द मोशन। मोशन किसको बोलते हैं? किस बॉडी को आप मोशन में बोलते हैं? आप देखते हैं एक कार चल रही है बाहर रोड पे, ठीक है, तो वो लगातार जब चल रही है तो उसके आसपास की सराउंडिंग लगातार चेंज होती रहती है। पहले एक पेड़ आ रखा था, फिर नेक्स्ट पेड़ आएगा, या पेड़ है या नहीं है। ठीक है, रोड पे कहीं पे ब्रेक कर आ रहा है, कहीं पे पुल आ रहा है, ब्रिज आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से लगातार उसकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ये कार टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग चेंज कर रही है तो ये आपके पास मोशन में है। ओके, हाँ, पर अगर फिर एक डिस्कशन ये भी इसी के अंदर होता था, मोशन और रेस्ट में आया, एक डिस्कशन ये भी होता था कोई बॉडी किसी टाइम पे रेस्ट पे है तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि उसको कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट बॉडी कैन बी इन मोशन टू। एक बॉडी जो रेस्ट पर है, इट कैन बी इन मोशन एट द सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग दैट बॉडी। ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, उस गाड़ी को अगर मैं रोड से खड़ा होकर देख रहा था तो मेरे को ये लग रहा था वो लगातार टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया मोशन में। पर जो बंदे गाड़ी के अंदर बैठे हैं, सपोज करो दो, मैं और एक और कोई बैठा है गाड़ी के अंदर, हम अगर एक दूसरे को देखते हैं तो मैं उसको इधर देख रहा हूँ, इसी सीट पे बैठा, भाई गाड़ी आगे चलेगी पर वो अभी भी इसी सीट पे बैठा है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो बंदा रेस्ट पे है। ठीक है, पर बाहर वाला कोई देख रहा है तो वो बंदा एक बार इस जगह पे था, कुछ टाइम बाद आगे चला गया, कुछ टाइम बाद और आगे चला गया, तो बाहर वाला बोल रहा है कि वो मोशन में है, अंदर वाला बोल रहा है वो रेस्ट पे। तो डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी को कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप क्या एक ही बॉडी एक टाइम पे रेस्ट पर भी हो सकती है, मोशन पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड इस टाइम पे रेस्ट पे है, ठीक है, पर अगर आप अर्थ के बाहर से जाके देखेंगे तो अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ रोटेट कर रही है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है। तो आप क्या बोलेंगे? बाहर से देखेंगे कि अर्थ के साथ साथ ये बोर्ड भी जा रहा है, हम सब घूम रहे हैं, तो बाहर वाला बोलेगा कि ये मोशन में है। तो एक ही टाइम पे ये रेस्ट पे भी हो गया, ये मोशन पे भी हो गया। तो स्टेट्स में आई स्टेट ऑफ रेस्ट जब चीज़ें अपनी सराउंडिंग्स चेंज ना करें टाइम के साथ, और स्टेट ऑफ मोशन जब वो टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द फोर्स। फोर्स क्या है? अब मान लो आप क्या चाह रहे हो, बॉडी की स्टेट को चेंज करना। What you want to do to change the state of a body?
स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो आप उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, और अगर बॉडी मोशन में है तो उस पर उसको रेस्ट पे करना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेट चेंज करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, सपोज करो एक मेज है, मेज के ऊपर एक या एक मेज ही लगा लो, ठीक है, एक मेज है, उस मेज की आप स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, मेज रेस्ट पर है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको मोशन में लाना है तो भाई क्या करेंगे आप, क्या क्या मेथड आपके पास, आप क्या करेंगे, या तो उसको धक्का दे देंगे, ठीक है, पुश कर देंगे, या फिर उसको पकड़ के खींच लेंगे, पुल कर देंगे, या फिर उससे एक रस्सी बांध के खींच लेंगे, ठीक है, या तो कुल मिला के आप उससे क्या कर रहे हैं, उसको या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, किस काम के लिए, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, एक मैच जो कि रेस्ट पे था उसको मोशन में लाने के लिए आप उसको या तो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, फिर से एक गाड़ी है, वो चली आ रही है, आपको उसको रोकना है, तो क्या करेंगे, अगर धीरे से चल रही है तो आप हाथ से भी लगा के, पावर लगा के, या फिर बॉल लगा लो, चलो ठीक है, एक बॉल है वो चल रही है उसको रोकना है तो आप हाथ से ही रोक लेंगे, या गाड़ी को रोकना है तो आप ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, अगर धीरे से चल रही है बिल्कुल ही तो आप हाथ से भी रोक सकते हैं पावर लगा के, है ना। तो रोकने के लिए भी आपको पुश या पुल करना पड़ रहा है। ओके, अब डायरेक्शन चेंज करने की बात कर लेते हैं। कोई बॉल अगर ऐसा सीधा जा रही है तो उसको डायरेक्शन, इसको वापस उल्टा भेजना, तो बैट से आप फोर्स लगाते हैं ना, बैट से इस पर हिट किया तब आगे डायरेक्शन चेंज करके गई, या फिर आपने एक पेन को सीधा फेंका तो वो नीचे गिर जाता है, डायरेक्शन चेंज कर ली, क्यों कर ली, क्योंकि अर्थ उसको नीचे खींच रही होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुल या पुश करने वाला जरूर है जब भी स्टेट चेंज करने की बात आती है। ठीक है, तो फोर्स इसी को बोला गया। फोर्स क्या है, एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। क्या है, फोर्स एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो क्या करता है, ये बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, या कोशिश, एटलीस्ट कोशिश करता है स्टेट को चेंज करने की। जरूरी थोड़ी स्टेट चेंज होगी, मान लो ये दीवार है, दीवार पे मैं हाथ से धक्का लगा के इसको मोशन में लाना चाहूँ तो हाथ से थोड़ी ना लेके आ पाऊंगा, तो पर मैंने कोशिश तो करी, एफर्ट तो लगाया। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स एक एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो क्या करता है, या तो बॉडी की स्टेट चेंज करता है। बाय चेंजिंग द स्टेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, बाय चेंजिंग द स्टेट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर trying to change the state either from rest to motion or from motion to rest. ओके, तो फोर्स एक एफर्ट है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, और ये एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल होता है आपके पास। ठीक है, आई होप कि फोर्स आप सबको समझ में आ गया होगा। ये रेस्ट, मोशन, ये सब आगे आएंगे, सब कुछ फोर्स वगैरह भी आगे आएंगे। फोर्स क्या था, समझ में आ गया। फोर्स भी कई तरीके के होते हैं, जो आपके पास, जैसे अभी फोर्स बता दिया ना, लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, अपने आप से लिख लेना हो, क्योंकि आगे आने वाली यूनिट्स में ये डिटेल में है आपके पास। तो फोर्स आपके पास जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये फोर्सेस में कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया, मैच को आपने मोशन में लेके आना, तो आप हाथ से या तो खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो, या रस्सी बांध के खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो, है ना। तो इसमें कॉन्टैक्ट जरूरी है इस वाले केस में। तो ऐसे फोर्सेज जिनमें कॉन्टैक्ट जरूरी है, ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। और एक होती है आपके पास बिना कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले फोर्सेस में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती। इनके मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है। उसमें क्या होता है कि हमको अर्थ खींच रही है, पर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ के अंदर से एक हाथ निकल के आता है, हमको हमारी टांग को पकड़ के नीचे खींच लेता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। और भी ऐसे फोर्सेज है, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस, दो मैग्नेट्स आपने देखी होंगी, चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है जब आपस में एक दूसरे के पास लेके जाते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं, आप एक चुंबक लेके गए, चुंबक ने क्या किया, एक रस्सी फेंक के मारी दूसरी चुंबक पे और उसको पकड़ के खींच लिया या धक्का दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं दिखता है। ओके, थर्ड, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्सेस, अगर आपको 10th क्लास का कुछ याद हो तो वहाँ 10th या 9th का, तो वहाँ आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं, इस तरीके का, है ना। तो उनके बीच में भी ऐसा ही है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। इनको फील्ड फोर्सेस भी बोल देते हैं, फील्ड वाले फोर्सेस। ठीक है, ओके, तो ये आपके फोर्सेस हो गए। इस तरीके से फोर्स समझ में आया। अब जो ये फोर्स है, देखिए इतने तरीके के पढ़ लिए, और भी मैं फोर्सेस की बात करता हूँ, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस। जैसे कि आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन, छोटी क्लासेस में आपके पास आया है फ्रिक्शन का जिक्र। ठीक है, शायद 7th या 8th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
एक आपके पास जैसे टेंशन फोर्स होता है, टेंशन, ये टेंशन फोर्स आपका जैसे रस्सी के अंदर लगता है या रोड के अंदर लगता है। ओके, जैसे मान लो एक रस्सी है वो ढीली सी ऊपर से बांध दी और ढीली सी है, आप उसमें नीचे कुछ वजन लटका देते हैं तो वो टाइट हो जाती है ना, उसके टाइट होने को बोलते हैं कि उसके अंदर टेंशन आ गई, तो वो भी एक फोर्स है आपके पास, रोड के अंदर भी होता है, ठीक है। और कौन से फोर्सेज आपने पढ़े हैं, इन सब के अलावा बहुत सारे फोर्सेज होते हैं आपके पास, ठीक है। जनरली आपने थ्रस्ट पढ़ा है, थ्रस्ट तो एक तरीके से प्रेशर ही होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, ओके। थ्रस्ट हो गया, जैसे कि रॉकेट नीचे जब वो ईंधन छोड़ता है और ऊपर की तरफ जाता है तो उसको थ्रस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और कौन से फोर्सेस आपने देखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, फ्रिक्शनल, टेंशन, थ्रस्ट, ठीक है। विस्कोसिटी का या सरफेस टेंशन का फोर्स, वाटर की अपर सरफेस पे, बहुत तरीके के फोर्स होते हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उनकी फोर्स जैसे आप 11th 12th में आगे तक जाते जाएंगे ऐसे ऐसे फोर्स आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। जैसे लोरेंज फोर्स हो गया, और भी बहुत तरीके के फोर्स आएंगे। पर मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ कि फोर्स यहाँ पे आप 11th 12th ग्रेजुएशन में बहुत तरीके के फोर्स तो पढ़ेंगे, पर एक्चुअली में 4 ही तरीके के फोर्स होते हैं जिनको आप फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, और उन 4 तरीके के फोर्सेस का ही कहीं ना कहीं दूसरा रूप ये वाले फोर्सेस हैं, ठीक है। जो ये फ्रिक्शनल, टेंशन, थ्रस्ट वगैरह, या पुश या पुल हाथ से जो आप लगा रहे हैं, मसल फोर्स, ठीक है। ऐसा कोई भी फोर्स है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का ही एक फॉर्म आपके पास है, ठीक है। तो ये वाले जो फोर्सेस है उन फंडामेंटल फोर्सेस का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस को पढ़ना है, ठीक है। आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वे चारों फंडामेंटल फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके 11th 12th तक आप उनको कंप्लीटली पढ़ लेंगे। एक आध कोई वीक न्यूक्लियर फोर्स वगैरह आगे जाके आएंगे, ठीक है। हालांकि एक 5वें फंडामेंटल फोर्सेस की भी कहीं ना कहीं अभी आजकल जिक्र आ रहा है कि 5th फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। उस पर अभी हमको कुछ एविडेंस अभी कुछ अच्छे से मिले नहीं है, पर हाँ रिसर्च जारी है कि एक 5th फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पर अभी तक 5th फोर्स के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, इसलिए उसको अभी इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभी तक आपको बस यही लिखना है कि आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक तो है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑलराइट। इन दोनों के बारे में कुछ कुछ फिर भी आप पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में, नेक्स्ट वाले आपने नहीं सुने हैं। नेक्स्ट आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। और नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 आपके पास बेसिक फोर्सेस हैं, इन्हीं से मिलके कहीं ना कहीं बाकी के फोर्सेस आपके पास बने हैं। बाकी सभी फोर्सेस का जिक्र आने वाले चैप्टर्स में हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आप पढ़ के भी आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी जितना भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया वही सब बताएंगे इधर। हालांकि ग्रेविटेशन करके चैप्टर फिर से है हमारा, 9th क्लास के जितने भी टॉपिक है ना उन सब से रिलेटेड यहाँ पे यूनिट्स हैं आपके पास, ओके। तो ग्रेविटेशन वहाँ पे भी पढ़ा था, ग्रेविटेशन आपकी 11th क्लास में भी है और वहाँ पे फुल डिटेल में है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही ये डिस्कस कर दिया था कि ये यूनिट जो है यहाँ पे चीज़ें सारी हैं पर थोड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि वे चीज़ें आगे जाके आपके 11th 12th में आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये बस उनका बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए ये यूनिट बनाई गई है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये किसने बताया था, आपका न्यूटन ने। न्यूटन की वो फेमस सी कहानी सभी ने पढ़ी है कि सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया था, तो उसने सोचा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ठीक है। हालांकि उसने गिरती हुई चीज़ें पहले भी ऑब्जर्व करी होगी, पर उस दिन थोड़ा शांत दिमाग से बैठा होगा तो उसने सोच लिया कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ठीक है। जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा। अब ध्यान देना, जिस टाइम न्यूटन ने ये ग्रेविटेशन वाले लॉज डिस्कस किया था, ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में,
उससे पहले वो अपने लॉज बना चुका था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो कि आप फिर से 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। अब देखिए जब वो सेब गिरा, सेब ऊपर डाली पे रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था, सेब ऊपर पेड़ से बंधा हुआ है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ से जुड़ा हुआ है एक तरीके से सेब, उस टाइम पे वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, स्टेट वो टाइम के साथ अपनी सराउंडिंग्स चेंज नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे। ठीक है, इफ़ यू रिकॉल द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, अपनी मर्जी से कोई अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। कोई बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ओके, ये आप पढ़ के आए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये आता होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इतना तो सभी करके आते हैं। ओके, और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई भी बॉडी तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो उसने क्या देखा कि भाई सेब इधर रेस्ट पे है तो ठीक है, रेस्ट पे है, ये मोशन में नहीं आ सकता, अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। ओके, अब वो डाली से टूट गया। जब वो डाली से टूटता है तो ऐसा नहीं होता कि पेड़ ने क्या किया होगा, सेब को पकड़ा और नीचे फेंक के मार दिया होगा, ऐसा नहीं होता। पेड़ ने कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपने वजन की वजह से टूटता है। ठीक है, अब ये जैसे ही टूटता है, ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो मतलब मोशन में आ गया। न्यूटन ने ये लॉ तो बना दिए थे कि भाई स्टेट चेंज तभी करेगा जब फोर्स अप्लाई होगा कुछ ना कुछ। तो उसने क्या बोला कि भाई ये रेस्ट पे था, ये मोशन में कैसे आ गया? अकॉर्डिंग टू मेरे लॉ, न्यूटन बोलता है, मेरे लॉ तो ये बोलते थे कि भाई रेस्ट से मोशन में आना है तो कोई फोर्स होना चाहिए, पर यहाँ तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं दिख रहा। न्यूटन देख रहा है कि मैं अकेला लेटा हुआ हूँ, सेब को नीचे खींचने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो ये मोशन में आया कैसे? तो वो बोलता है कि नहीं भाई, लॉ तो ऐसे बोलता है, जो मैंने लॉ बनाया है कि कोई ना कोई फोर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कोई फोर्स जरूर होगा, उसने ये सोचा। तो फिर थोड़ी बहुत रिसर्च हुई, थोड़ी बहुत चीज़ों को, और जब उसने किया कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह किए तो उसने क्या बोला, उसने एक सेल थ्योरम दी स्टार्टिंग में। ठीक है, उसने एक सेल थ्योरम दी, और चलो सेल थ्योरम पे नहीं जाते। स्टार्टिंग में उसने ये बोला था कोई भी स्फेरिकल फॉर्म की चीज़, जैसे अर्थ स्फीयर है ना, उसने क्या बोला स्टार्टिंग में, कोई भी स्फेरिकल फॉर्म की चीज़ दूसरी बॉडीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसको सेल थ्योरम बोलते हैं। फिर उसने देखा कि नहीं, स्फीयर टाइप की बॉडीज नहीं, हर टाइप की बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जिसके पास मास है। ओके, तो उसने अपना लॉ दे दिया इसके बेस पे। उसने क्या बोला कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास है वो हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, एनी बॉडी विच हैव सम मास अट्रैक्ट्स एनी अदर बॉडी विच ऑल्सो हैव सम मास। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। और न्यूटन ने बताया भी कि जो दो बॉडीज है, सपोज करो ये मास m1 की बॉडी है और ये मास m2 वाली बॉडी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंसेस हरदम सेंटर से मेजर हो रहे हैं। ओके, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो r है। 9th क्लास में आप डिस्टेंस d से लेके आते थे, पर अभी जब 11th क्लास में ज़्यादातर डिस्टेंसेज आप r से ही मेजर करेंगे। ठीक है, d से भी कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ज़्यादातर बुक्स में आपको नोटेशन r से दिखेगी। ठीक है, तो r की आदत डाल लीजिएगा b से। तो न्यूटन ने क्या बोला, इसका मास m1, इसका मास m2, दो बॉडीज एक दूसरे के पास रखी थी, तो उसने बताया इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये करके आए आप सभी, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कॉन्स्टेंट आता है जिसको आप कैपिटल G से डिनोट करते थे, और यही था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जो G होता था इसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती थी फिक्स आपके पास, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतना आप करके आए। फिर आप बता देते थे इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, वही कि दो मासीज हैं, सपोज करो ये दोनों मासीज है, इनको इतने ही डिस्टेंस पे, अभी इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा हवा में, इन्हीं दो मासीज को इसी डिस्टेंस पे आप वैक्यूम में ले जाओ, अब मार्स पे ले जाओ, अब पानी के अंदर ले जाओ, यही दोनों किसी मेटल के अंदर होते, कहीं पर भी ले जाओ, अगर जब तक इनके बीच का इनका मास और इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इनके बीच का फोर्स भी चेंज नहीं होता। आप यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस और मास चेंज नहीं होएगा, इनके बीच में फोर्स जो है वो चेंज नहीं होएगा। ठीक है,
तो चेंज नहीं होएगा, यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। जब हम 6th यूनिट में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका ये भी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट किया गया। इस जी की वैल्यू ये आएगी आपके पास, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसको कैसे फाइंड आउट किया गया था, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या बोला, कोई भी दो बॉडी इस यूनिवर्स में जिसके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है, कोई रिपल्सन नाम का वर्ड यूज नहीं हुआ। तो ये फोर्स हरदम अट्रैक्टिव नेचर का है, ओके, ये फोर्स हरदम अट्रैक्टिव नेचर का है। तो बस इस फोर्स में अभी इतना ही रखें, ओके। जो आदमी का वेट है, किसी भी बॉडी का वेट है, वो इसी फोर्स की वजह से होता है। तो मैं बोल रहा था ना, वेट भी एक फोर्स है। तो जितने भी फोर्सेस आप अलग अलग तरीके के पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इन फोर्सेस से रिलेटेड है। जैसे वेट हो गया बॉडीज़ का, तो वेट इसी फोर्स से रिलेटेड है आपके पास। ये था आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स। हालांकि जो ये न्यूटन वाला जो कंसेप्ट है ग्रेविटेशन फोर्स का, अभी इसको बहुत मतलब कुछ ये पुराना कंसेप्ट है, अभी कुछ नया कंसेप्ट फील्ड की फॉर्म में इसको चल रहे हैं। स्पेस टाइम के बैंड होने से रिलेट करके ग्रेविटेशन को आजकल एक्सप्लेन किया जा रहा है, पर वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, ठीक है, उस पर अभी बात नहीं करते। ग्रेविटेशन फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, जो मतलब कुछ मेन बातें, प्रॉपर्टीज़ नहीं तो फीचर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है, ये आपके पास अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। दिस फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, ये कभी रिपल्सिव नेचर का नहीं है, ये आपके पास अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है हरदम, ठीक है। सेकंड, ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, बहुत लंबी दूरी तक इस फोर्स का इफेक्ट दिखता है। जनरली आप इसकी रेंज इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसका पता ना हो, जिसके एंड्स नहीं पता हो आपको, ठीक है, जिसको डिफाइन ना कर सकें। तो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे कि आपके पास जितना ज़्यादा मास होगा ना बॉडीज़ का, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना ये फोर्स, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडीज़ का उतना ही ज़्यादा लंबी दूरी तक ये फोर्स लग सकता है। जैसे कि सन और अर्थ के बीच में ये फोर्स लग रहा है आपके पास, है ना। जितना भी अपना प्लेनेटरी सिस्टम है, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है कि आपका जो प्लेनेटरी सिस्टम है, पूरा प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो सब इसी फोर्सेस की वजह से घूम रहे हैं आपके पास, ठीक है। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, या मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीक, इन चारों में से सबसे वीक फोर्स भी यही है, ठीक है। चार फोर्स बताए ना मैंने आपको, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग, इन सब में सबसे वीक भी यही फोर्स है, ठीक है। इसको अगर 1 माने तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 की पावर 38 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वे फोर्स इससे, ठीक है। इतना ज़्यादा वीक फोर्स है वो ज़्यादा वीक फोर्स है, ओके, ठीक है। बस ये तो कंपैरिजन है फोर्स का कि वीक है ये या स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये वीकेस्ट है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपके पास सेंट्रल फोर्स है, ये आपके पास कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। सेंट्रल फोर्स उसको बोलते हैं जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज इसके अलोंग एक्ट करे। जैसे अभी ये बात करी थी हमने कि एक मास m1 ये है, एक मास m2 ये है, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है भाई। फोर्स तो कहीं पर भी लग सकता था, इसको इसने उसको खींचना है तो ये यहाँ से ऐसा किसी एंगल पर भी फोर्स लगा के खींच सकता था, या फिर ऐसा भी खींच सकता था, या ऐसे भी खींच सकता था, कैसे भी खींच सकता था। पर फिर आपके फोर्स की डायरेक्शन या ये होती या ये होती या ये होती, इस तरीके से होता, पर ऐसा नहीं होता। ये सेंट्रल फोर्स है, दो बॉडीज का जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, जैसे ये वाली, इसी के अलोंग एक्ट करता है ये। या तो ये इस तरफ एक्ट करेगा या इस तरफ एक्ट करेगा, या फिर कह लो इस तरफ एक्ट करेगा, सॉरी इस तरफ एक्ट करेगा या फिर इस तरफ एक्ट करेगा, ऐसा एंगल्स पे नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है। दो बॉडीज के सेंटर को जो लाइन मिला रही होगी उसी के अलोंग एक्ट करता है और इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं हम। इसको बस इतने से ही समझो कि दो बॉडीज को ज्वाइन करने, दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस फोर्स की डायरेक्शन उसी के अलोंग होती है, उसके अलावा और कोई डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं लगेगा। दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग लगेगी, ठीक है, ओके। अट्रैक्टिव नेचर का है और दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग ये फोर्स लगता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो फोर्स है आपके पास कंजर्वेटिव नेचर का है, ठीक है। ये जो फोर्स है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में है आपके पास। फिलहाल कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूँ तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस हैं अगर इन फोर्सेस को लगा के वर्क डन करा जाए। वर्क डन सब पर क्या है ना भाई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई तो आप बोलते हैं कुछ वर्क डन हुआ है, ओके। तो आपने कोई फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया, तो फोर्स तो किसी भी टाइप का लगा सकते हैं, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अभी फिलहाल बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अगर आप किसी बॉडी पे वर्क डन करो तो वो वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ओके। वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड विच पाथ यू हैव फॉलोड। किसी बॉडी पर वर्क डन करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर, तो ये जो लेकर गए हो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से लेकर गए हो, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो इट डज नॉट मैटर कि कहाँ से लेके गए हैं आप, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉडी को आप यहाँ से, एक बॉडी है m मास की बॉडी है, उसको h हाइट पर ऊपर लेके गए, ठीक है। h हाइट पर ऊपर लेके गए हैं तो आपसे पूछा वर्क डन निकाल दो, ठीक है। वर्क डन निकाल रहे हैं भाई, वर्क डन किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ mg फोर्स से खींचती है, जिसको वेट बोलते हैं बॉडी का, ठीक है। किसी भी बॉडी को mg फोर्स से नीचे खींचते हैं। mg क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था हमारे पास और 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो इस बॉडी को जिसको आप ऊपर लेके जा रहे हो इस पर mg फोर्स हरदम अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। फोर्स आ गया आपके पास और इसको कितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, h हाइट ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। A पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था, एक रास्ता ये है आपके पास। तो आपसे पूछा वर्क डन निकालो, भैया आपने बोला वर्क डन मेरे को ये पता है कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते हैं कि फोर्स तो लगा mg, फोर्स तो लगा mg, डिस्प्लेसमेंट हुई कितने की, कितनी ऊपर गया है, 0 से h हाइट गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, h की। और फोर्स तो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो ऐसा वाला केस किस में होता था, नेगेटिव वर्क डन का। यो है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने 9th क्लास में इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं, वर्क डन वाला कंसेप्ट। वर्क पावर एनर्जी आपका चैप्टर था 9th क्लास में, ओके। वैसे अगर ये अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा तो वर्क पावर एनर्जी फिर से 11th क्लास में आएगा, वहाँ पे डिटेल में हम कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक माइनस साइन किस लिए आ रहा है, क्योंकि फोर्स तो नीचे लगा रहे हो, फोर्स तो क्या चाह रहा है कि बॉडी नीचे रहे और आप लेके किधर जा रहे हो, ऊपर की तरफ, तो उल्टा काम हो रहा है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन आता है आपके पास, ठीक है, ओके। अभी इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना ही मान के चल रहा हूँ आपको, अभी ये 9th क्लास में बड़ा टॉपिक हो जाएगा वरना हमारे पास। तो वर्क डन कितना आया, mgh, ओके। अब मैं क्या शो करने जा रहा हूँ कि A से B तक गया, इन A से B तक मतलब इसी पोजीशन से उसी पोजीशन तक लेके जाऊंगा, पर रास्ता चेंज कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे रास्ते से इसको लेके जाऊंगा और आपको ये शो करूंगा कि रास्ते पे वर्क डन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, और उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ दूसरे केस में दूसरा केस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किसी दूसरे रास्ते से उसी h हाइट तक लेके जा रहा हूँ, एंड वी विल डिस्कस कि वर्क डन क्या होगा आपके पास, ठीक है, ओके। चलिए किस रास्ते से इसको लेके जाएं, A से B तक ही लेके जाना है, ओके, ठीक है। ये आपके पास A, ये आपके पास B, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहां से ऐसा सीढ़ियों से लेके जाना हूं। ए वाली पोजीशन, भाई ये वाली पोजीशन भी ए वाली ही पोजीशन बोली जाएगी, ठीक है। तो मेरे को ए से बी तक मतलब कि h हाइट ऊपर ही लेके जाना, जमीन से ऊपर ही जाना आपके, h हाइट ऊपर, ठीक है। तो मैंने एक अलग रास्ता अपना लिया, पाथ मैंने चेंज कर दिया, बॉडी भी वही है, फोर्स भी ग्रेविटेशनल ही है, तो मैं आपको ये शो करता हूँ कि अभी भी वर्क डन इतना ही आएगा आपके पास, ओके, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस। सपोज करो बॉडी स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, देखो भाई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कुछ हाइट तो सीढ़ियों की भी होगी ना। ये मान लो h1 हाइट है छोटी सी, यहाँ से यहाँ तक, ओके।
फिर ये छोटी सी H2 हाइट है, ये तो हाइट नहीं है ना, ये तो सीधा रास्ता है, ये भी हाइट नहीं है, ये सीधा रास्ता है। फिर ये हाइट मैंने मान ली H3, फिर सीधा रास्ता, ये H4, ये H5, ये H6, ये H7, ये H8, ऐसे चलते चलते गए और H हाइट तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, तो पहले इस ब्लॉक को H1 हाइट ऊपर लेके गए होंगे, पहला काम तो यही हुआ ना, वर्क डन शुरुआत में पहली पैडी पर ही चढ़े हैं आप। ओके, तो इस टाइम का मैं वर्क डन लिखने जा रहा हूँ, पिछला याद रख लो -mgh है, मैं शो करने जा रहा हूँ कि फिर से वर्क डन वही आएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ अंटिल द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिमेन्स सेम। सो लेट्स डिस्कस दिस। यहाँ पे निकालते हैं वर्क डन 1, शुरुआत में जो वर्क डन करना पड़ा इसको H1 हाइट ऊपर ले जाने के लिए। फिर से ये एक बॉडी थी m मास की, इसका वेट तो हरदम डाउनवर्ड ही एक्ट करता है जो कि mgh है, और इसको आप कितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, H1 हाइट। तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स कौन है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी, H1 की, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वेट फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुई। समझ में आया। फिर आप इस पैडी पे यहाँ आने के बाद इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल लेके गए, थोड़ा सा यहाँ जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा। तो मैं वर्क डन 2 की बात करूँ तो क्या ये 0 नहीं होगा क्या? ठीक है, आप 9th क्लास में ही इसको करके आए हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा तो उस टाइम पे वर्क डन 0 होता है। और एक बड़ा सा फेमस एग्जांपल आप वहाँ पे करके आए थे कि एक कुल्ली है, कुल्ली ने रेलवे स्टेशन पे कुछ सामान उठाया, घर तक आया, तो आप बोलते हैं और कितना वर्क डन हुआ, तो आप बताते थे 0 हुआ। ठीक है, तो वो 0 क्यों बोलते थे, वहाँ पे आप बोलते थे सामान की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, या फिर बोलते थे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। ठीक है, देखिए भाई अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेट तो इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स अभी भी नीचे की तरफ, अर्थ तो हरदम नीचे खींचती है, और पैडी पे आप इस तरफ गए हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने का एंगल, 90 का एंगल। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 का एंगल होता है तो वर्क डन 0 होता है आपके पास। ठीक है, फिर ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है तो W3 लिखेंगे, फोर्स तो अभी भी माइनस का mgh है, डिस्प्लेसमेंट अब कितनी है, H2 की। वर्क डन 4 की बात करूँ, 4 में फिर ऐसा सीधा चलना है, फिर 90 डिग्री का एंगल, फिर वर्क डन 0। इस तरीके से वर्क डन 5 की बात करूँगा तो ये -mgh3 आ जाएगा, वर्क डन 6 0 आ जाएगा, वर्क डन 7 -mgh4 आ जाएगा, वर्क डन 8 आपके पास फिर 0 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक में जाने में जितने भी आपने वर्क डन निकाले हैं, अगर मैं उन सब का सम कर दूँ तो वो नेट वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेट वर्क डन निकालने के लिए सब का सम कर देंगे, वो W नेट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W3 प्लस W3 प्लस W4 W5, जितने भी वर्क डन आए उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं ये था माइनस का mgh1, ये था 0, ये था माइनस का mgh2, ये था 0, ये माइनस का mgh3, और कब तक चलता रहेगा, जब तक आप H8 तक नहीं पहुंचे। ठीक है, माइनस का mgh8, उसके बाद तो H हाइट पे ही पहुंच गए आप। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आप क्या करेंगे, इसमें से मैं इसको यही लिख के दिखा रहा हूँ, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ, वो 0 वाला पोर्शन तो हट गया, सब में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, नेटवर्क डन में सब में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का mg कॉमन आ रहा है, तो W नेट इक्वल टू माइनस का mg आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H8, ये बच गया। अब ध्यान से देखिए, H1 फिर इसके ऊपर H2 फिर H3 फिर H4 H5, इन सब को जोड़ता चला जाऊँ तो यही हाइट नहीं आ जाएगी क्या? देखिए यहाँ तक की है H1, फिर यहाँ तक की H2, फिर ये H3, फिर ये H4, ये H5, ये 6, ये 7, ये 8, तो पूरी H हाइट ही आ गई। मतलब H1 प्लस H2 ये H8 मिलके क्या बनता है आपके पास H। तो ये आंसर तो वही आ गया। तो आपने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लगा रहे हो और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो कोई भी रास्ता चूज कर लो, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ कैसे भी जाओ, वर्क डन इससे करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, वही वैल्यू आई ना आपके पास, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे ही फोर्सेज को आप बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करते हैं जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उस पर फिर आएंगे कभी। कंजर्वेटिव फोर्स में आया, कंजर्वेटिव फोर्स डिटेल में है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, मतलब आने वाले चैप्टर्स में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो पैनिक नहीं लेना है उसको, क्योंकि बुक में भी ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आने वाले चैप्टर्स में इसका डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये बॉडी में मास होता है, उसी की वजह से होता है, तो वर्च्यू ऑफ मास ऑफ द बॉडी।
ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है और ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी, बॉडीज में मास है इस वजह से ये फोर्स है। जिन चीज़ों के पास मास नहीं है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लगता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि मास किस बॉडी में नहीं है, भाई एनीथिंग, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके पास मास तो होगा ही ना। एनीथिंग मैटर किसको बोलते हैं, जिसके पास मास है वो स्पेस डाल गिरती है, ठीक है। तो बोला जाता है कि लाइट जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है, फोटोन से, उनके पास मास नहीं होता, उनका रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। तो एनर्जी रेडिएशन के पास ये नहीं होता है, तो रेडिएशन ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। हालांकि एक बड़ा क्वेश्चन चलता है कि लाइट भी ब्लैक होल के पास जाके बैंड हो जाती है, तो वहाँ कैसे जाके बैंड हो जाती है जब लाइट के पास मास नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे एक्ट कर रहा है उस पर। तो ये आजकल का क्वेश्चन फेमस सा चल रहा है, इसका कुछ आंसर भी है स्पेस टाइम बेंडिंग में, पर उस पर हम नहीं जा रहे अभी। फिलहाल आप ये याद रखें, जिनके पास मास नहीं है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। ओके, मासेस की वजह से है। जो फील्ड पार्टिकल है, देखिए हर एक फोर्स का कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, किसी न किसी वजह से वो फोर्स, भाई क्या रीजन है कि आप दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, क्या रीजन है सन मून एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाने हैं, ठीक है। तो रीजन जरूर होता है, तो वो रीजन यहाँ पे इसका जो फील्ड पार्टिकल है, फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन्स, इज ग्रेविटॉन्स, ठीक है। ये ग्रेविटॉन्स एक तरीके के पार्टिकल हैं, और ये बोला गया कि दो बॉडी जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, वो एक्चुअली में क्या कर रही होती है, क्यों एक दूसरे से इंटरेक्ट करनी है, तो उनके बीच में लगातार एक ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल्स एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे अर्थ और मून की अगर मैं बात करूं, तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किस वजह से है, ड्यू टू कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में ये इंट्रैक्शन आई है, ठीक है। जिस इंट्रैक्शन को आपने ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया है। तो ग्रेविटॉन नाम का एक पार्टिकल एक्सचेंज की वजह से ऐसा नाम दिया गया। हालांकि आगे जाके आइंस्टीन ने इस थ्योरी को गलत माना है, आइंस्टीन ने अपनी अलग एक थ्योरी देने की कोशिश की है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। अभी आप न्यूटन वाले पढ़ रहे हैं सब कुछ। लास्ट है आपके पास, ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है, ओबेज इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। इट ओबेज इनवर्स स्केयर लॉ। आपने भाई इसमें पढ़ा ना कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द डिस्टेंस, अभी स्टार्टिंग में बताया था न्यूटन लॉ में। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स इस रेशो के हिसाब से घटता चला जाता है। दो बॉडीज के जब पास पास है तो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर आप दुगनी डिस्टेंस पे गए तो 2 का स्केयर 1/4 टाइम्स घट जाएगा आपके पास। 3 गुना गए तो 9 टाइम्स फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा दो 2 बॉडीज में तो 9 गुना फोर्स घट जाएगा। 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा दो 2 बॉडीज में तो 16 टाइम्स फोर्स की वैल्यू घट जाती है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्केयर लॉ, कि फोर्स आपका स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। ये थी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर कि फिजिकली या फिर बोल लो कि डेली लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स की एप्लीकेशन आप कहाँ पर देखते हैं, ओके। ये हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ये जनरली आप खुद से भी बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा इसमें। एप्लीकेशंस मतलब कौन से फिनोमिनाज आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जैसे बस मैं जनरली बता रहा हूँ कि अपना प्लेनेटरी सिस्टम सारा इसी फोर्स पे बेस है, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेनेटरी सिस्टम अपना अर्थ वगैरह सन के चारों तरफ घूम रही है, दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मून घूम रहा है, तो ये जो दिन रात बनती है, ऋतुएं बनती है, सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अर्थ पे आपके पास टाइड्स फॉर्मेशन आती है, टाइड फॉर्मेशन ये भी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, ठीक है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लहरों को समुद्र को जहाँ पे मून होता है उस तरफ की लहरों को अट्रैक्शन की वजह से ऊपर खींच लेता है, तो वहाँ पे टाइड्स अपर आ जाती हैं, दूसरी तरफ लो चली जाती है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। टाइड फॉर्मेशन होगी। आप जो सैटेलाइट वगैरह या रॉकेट वगैरह सब भेजते हैं तो उनके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स का ही हाथ होता है आपके पास, ठीक है।
या फिर आप फिर और कोई कितने बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो भी मैंने प्लैनेट्स वगैरह के कुछ भी बताए, बॉडीज़ का वेट, सब कुछ, वेट ऑफ ए बॉडी, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अर्थ पे हम रुके ही इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। इनफैक्ट जो यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग थ्योरी, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रोल है, सबसे मेजर रोल ग्रेविटेशनल फोर्स का ही है। जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है, स्टार्टिंग में माना गया कि सारा यूनिवर्स एक था, फिर बिग बैंग हुआ, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो यूनिवर्स की फॉर्मेशन में भी इस फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आप एप्लीकेशन बुक से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो ये था आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर द मोर डिटेल हम यूनिट 6 में करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, वहाँ पे सारा ग्रेविटेशन ही पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना ही इसका डिस्कशन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब इसका डिस्कशन आप कर चुके हैं थोड़ा बहुत, डिटेल में तो नहीं किया है, पर आपने मैग्नेट्स पढ़ ली है, ठीक है। 10th क्लास में मैग्नेट्स के बारे में आया था, और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के बारे में भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी नंबर पे, सेकंड नंबर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बी नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेम चीज़ है, इसमें डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी मतलब कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आप देखते हैं, ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, या इस कितना फोर्स ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द अदर वन इज मैग्नेटिक फोर्स। वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अदर वन इज मैग्नेटिक फोर्स। मेरे को देखना है कि वीडियो चल रही है नहीं, कई बार धोखा हो जाता है मेरे साथ, ओके, ठीक है। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। स्टार्टिंग में क्या सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो फोर्सेज हैं या चार्जेस के बारे में जो कुछ भी है वो सब अलग है। मैग्नेट वाला अपना मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करती हैं, और चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, वो फोर्स अलग है। बाद में पता चला कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओरेस्टेड लॉ इन क्लास 10th, ठीक है, जहाँ पे उसने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था। एक वायर है, वायर के एक कंपास नीडल रखी थी उसके पास, वायर में करंट दिया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करके आए हुए हैं ना। तो वहाँ से उसने बोला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इन दोनों को मिला के एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक साथ इनको पढ़ लिया जाता है, हालांकि स्टार्टिंग में इनको ऐसे अलग अलग पढ़ा जाता था, ओके। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोलता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ज के बारे में आपने डिटेल में जानना है तो आप 10th क्लास का यूट्यूब पे 10th क्लास की वीडियोस में जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो आप देख सकते हैं, मेरे वाला ही, वहाँ पे चार्जेस के बारे में डिटेल से है। बाकी आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज कैसे आता है बॉडीज़ पे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इस तरीके से, ठीक है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो चार्ज बॉडीज, मान लो कोई भी बॉडी है, ये स्टार्टिंग में कैसी होती है, न्यूट्रल, ठीक है। नेचुरली मिलने वाली बॉडीज न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब है कोई भी चार्ज नहीं, या फिर इसका एक और मतलब होता है कि स्टार्टिंग में बॉडीज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का। और आप अगर बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है इलेक्ट्रॉन जितना ही, बस ये प्लस का है वो माइनस का है। तो स्टार्टिंग में जब दोनों के नंबर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। अगर आप माइनस का 5 है और प्लस का 5 है, दोनों को जोड़े तो टोटल कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव अगर दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल 0 हो जाता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है, तो टोटल चार्ज ही नहीं है, दोनों का 0 हो गया, ठीक है। अब बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, जब कोई रिएक्शन होती है या दो एटम कंबाइन होते हैं तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
ठीक है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के प्रोसेस में होता है, अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक है, बॉडी गेट्स चार्ज, बॉडीज गेट्स चार्ज, बॉडी कैसे चार्ज होती है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना ज़्यादा हैवी है। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अगर इफ ए बॉडी लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को लूज कर दिया तो कैसा आ जाएगा, बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव खत्म हो गया तो बॉडी पे कैसा चार्ज आता है, बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे चार्ज आता है बॉडी पर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। और अगर इफ ए बॉडी गेन्स ए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, तो बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज, तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से बॉडी पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब कूलम्ब्स ने बताया कि भाई इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी एक फोर्स होता है, इन चार्जेस के बीच में भी फोर्स होता है। ठीक है, तो उस फोर्स के बारे में अब हम उस फोर्स पे आ रहे हैं, जो मेन डिस्कशन हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन आया, कूलम्ब्स, कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम था। ये लॉ बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा ग्रेविटेशनल लॉ होता था। ठीक है, कूलम्ब्स ने क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज को सपोज करो Q1 से डिनोट कर रहा हूँ, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है आपके पास Q2। ठीक है, मतलब इस बॉडी के ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज है Q2। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा केस लिया है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है फिर से R ले लिया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स था, बिल्कुल ही ऐसा कि ऐसा ही कूलम्ब्स फोर्स है आपके पास। एक फ़ोन आ रहा है, वीडियो पॉज करके आते। ठीक है, तो ये आपके पास दो चार्जेस हैं, R डिस्टेंस पे रखे हैं। तो बिल्कुल जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स था उसी तरीके से कूलम्ब्स ने बोला कि इन दोनों के बीच में भी फोर्स होता है। इसने क्या बोला, जो वो फोर्स होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वहाँ मासेस का प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे वो भी इन्वर्सली स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये भी बिल्कुल ऐसे की वैसे ही था है। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे लास्ट केस की तरह, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्केयर, वेयर Q1 Q2 इज द चार्ज ऑफ द बॉडीज। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो इधर भी एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्केयर। इसको K भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहले K लिख लेना, फिर K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसा कर सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्केयर। इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम्ब स्केयर, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम्ब स्केयर। ठीक है, ओके, ये भी एक कांस्टेंट है, पर इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसका जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, वो ड्यू टू दिस एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन, और इसके नीचे अगर ये 0 लगा दिया जाए तो इसको एप्सिलॉन नॉट बोलने लग जाते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसकी भी अपनी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये कुछ ऐसा होता है कि डिफरेंट मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए अलग है, किसी पानी के लिए इसकी वैल्यू अलग है, कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होगी, तो दो चार्जेस को आप पानी में ले जाओगे तो अलग फोर्स मिलेगा, हवा में ले जाओगे तो अलग फोर्स लगेगा। ठीक है, मेटल के अंदर ले जाओ तो अलग फोर्स मिलेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं बोल रहे, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट।
तो उसने बोला इतना फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में। इस फोर्स को क्या नाम दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स है, तो इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया हमारे पास। अब जो ये फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का होता है। उसने क्या बताया कि चार्जेस दो तरीके के अभी देख चुके हैं हम, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव कब होगा ये, जब आपके पास डी सिमिलर चार्जेस के बीच में ये लग रहा होगा, अट्रैक्टिव बिटवीन डी सिमिलर चार्जेस। डी सिमिलर चार्जेस कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो दो अपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में, डी सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो ये होता है फोर्स अट्रैक्ट करने वाला, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, और अगर ये रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को दूर फेंकना, दूर भगाना। ये फोर्स दोनों तरीके का है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। रिपल्सिव फोर्स एक इनके बीच में होता है बिटवीन द सिमिलर चार्जेस, एक जैसे चार्जेस के बीच में, ये रिपल्सिव नेचर का होता है। एक जैसे चार्ज कैसे, मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव हो या ही दोनों नेगेटिव हो, ऐसे पेयर के बीच में ये आपके पास रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास ले आए तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, दो प्रोटॉन को एक दूसरे के पास, ध्यान देना। रिपल्सिव कब, जब सिमिलर टाइप के चार्जेस हो। दो प्रोटॉन पास आ गए तब भी रिपेल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन पास आ गए तब भी रिपेल करेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अलग अलग टाइप के आगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अलग टाइप्स के बीच में अट्रैक्शन है, सेम टाइप्स के बीच में रिपल्सिव नेचर का ये आपके पास फोर्स होता है। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ये फोर्स की वैल्यू है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, उससे पहले अभी थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी देख ले। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ये पाया गया कि आगे जाके कि जो ये चार्जेस है ना, जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इनको पहले मैग्नेटिक फिनोमेना से अलग सोचा जाता था, पर बाद में क्या पाया कि एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जो करंट कैर कर रही है, जिसमें करंट जा रहा है, मान लो सपोज करो आई करंट जा रहा है, इसके पास अगर एक कंपास नीडल रख दी जाए, क्या रख दी जाए, एक कंपास नीडल। ठीक है, तो ये उस कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कंपास नीडल क्या होती है, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हेल्पफुल होती है। कंपास होता है ऐसा, कंपास के अंदर एक सुई होती है जो ऐसे घूम सकती है, ये सुई आपको डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इस तरीके से। ये जब भी कंपास नीडल को ऐसे ही फ्रीली रख दिया जाए तो इसकी जो सुई है हरदम नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है अर्थ की। ठीक है, हरदम नॉर्थ दिखाती है। ये नीडल जो है ये मैग्नेट की बनी होती है इटसेल्फ, तो एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट ही रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है, ये हमको पता है। एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लेके जाओ तो भी अट्रैक्ट या रिपेल होगी। तो हमने क्या देखा, हमको ये नहीं पता था कि करंट की वजह से भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने बस इतना पढ़ा है एक मैग्नेटिक मटेरियल ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है दूसरी मैग्नेट को। पर जैसे ही इस करंट कैरिंग वायर के पास इस मैग्नेट को रखा, ये अट्रैक्ट या रिपेल होगी, मतलब कि इसने डिफ्लेक्शन आ गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा था, इस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, इस करंट ने कुछ मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी शो की हुई होगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेट, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। तो वहाँ से ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, तो वहाँ से ये डिस्कशन चल गया था कि करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। करंट किन वजह से होता है, चार्जेस के मूव करने की वजह से। करंट की डेफिनेशन यही है ना, चार्जेस का फ्लो किसी एक डायरेक्शन में। तो करंट चार्जेस की वजह से होता है, तो अल्टीमेटली ये बोल दिया गया चार्जेस के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो चार्जेस के बीच, चार्जेस के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की भी बात आ जाती है। ओके, तो इसलिए इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रख दिया गया घुमा फिरा के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही कंबाइन है। जिस तरीके से फोर्स जो अभी पढ़ा था हमने चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। हालांकि उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, 12th क्लास का टॉपिक है वो, था आपके पास चार्ज इनटू में वेलोसिटी इनटू में बी, यहाँ F इजिकल टू डी क्यू वी, इतना ही याद रख लो। ठीक है, V चार्जेस की स्पीड है, Q उसका कितना चार्ज है, और B कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये फोर्स फील करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी उस पर नहीं जा। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, 12th क्लास में इनकी बड़ी डिटेल में, 12th क्लास की पहली 5 यूनिट इन्हीं के बेस पर है।
अब फिर से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ बोल लो या इसके भी फीचर्स बोल लो, वो आ गए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स। ओके, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों तरीके का होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव बता देना फिर वो लाइक चार्जेस के बीच में, एक जैसे चार्जेस के बीच में ये आपके पास रिपल्सिव नेचर का होता है, और डिफरेंट टाइप के चार्जेस के बीच में ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो दोनों तरीके का होता है। ग्रेविटेशन कैसा था, खाली अट्रैक्टिव, ये आपके दोनों तरीके का हो सकता है। ओके, ठीक है। ये आपके पास 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रोंगर है, 36 टाइम स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आप दो प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो, दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। दोनों को कंपेयर करोगे तो लगभग 10 की पावर 36 टाइम ये स्ट्रॉन्गर बनता है आपके पास। ओके, ठीक है। अब बात कहाँ पे आती है आपके पास, कैसे पता चले ये स्ट्रॉन्गर है? तो एक जनरल सा आइडिया ये है कि आप एक कंघा लो प्लास्टिक का, उसको ड्राई हेयर से रगड़ो और नीचे मिट्टी के पार्टिकल्स या कागज़ के टुकड़े उठा के देखो, उठा लेता है। ठीक है, ये जनरली बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंघे को थोड़ी देर रब किया और फिर कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया या मिट्टी के कणों को उठा लिया। अब जो मिट्टी के कण हैं उनको अर्थ लगातार अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अर्थ तो उनको नीचे खींच रही है और आपने इस इलेक्ट्रिक फोर्स से उसको ऊपर उठा लिया। रब करने से चार्जेस आ जाते हैं बॉडीज पे। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फोर्सेस से उसको उठा लिया डिस्पाइट हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स इन अपोजिट। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा था, आपने इसको ऊपर उठा लिया, तो इसका मतलब आप वाला फोर्स उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जीतता वही है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वीक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स उससे 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इसको ऐसा चेक कर सकते हैं, दो प्रोटॉन ले लो, एक मास ऑफ प्रोटॉन ये, एक मास ऑफ प्रोटॉन ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस ले लो, सपोज करो 1 मीटर ले लिया, आप इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, F = G, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो 1 मीटर लिया है उसका स्क्वायर। G की वैल्यू होते हैं 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद नहीं होगा, पर दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg। और एक बार नहीं, इसको 2 बार लिखना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 10⁻54 और ये 11, तो ये 54 बनेगा ना, 27 दूनी 54, और ये आपके पास 11 है, तो 54 और 11 लगभग 65 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखा मैंने इतना, कुछ कैलकुलेशन इनकी वजह से भी होगी ना, कम ज़्यादा होगा। फिर आप क्या करेंगे, इन प्रोटॉन पे चार्ज भी होता है। ठीक है, तो वो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, F = K, चार्ज ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, चार्ज ऑफ सेकंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू अभी भी आपको बताई थी 9 × 10⁻9। चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको याद नहीं हो तो 16 × 10⁻19 कूलम्ब, और 2 बार लिखना है तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये आपके पास 10⁻9 × 10⁻38 और ये लगभग आपके पास 10⁻27 के ऑर्डर का आएगा। तो इसको और इसको कंपेयर करिए तो ये आपके पास ज़्यादा वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, 30, ये करीब 30 लगा लो इसको, तो कितने का फ़र्क बन गया आपके पास, 35 का फ़र्क पड़ गया। तो 36 के अप्रोक्स आसपास ये आपके पास स्ट्रॉन्गर है। भाई इसको कंपेयर कर लो ना, ये 10 की पावर -27 है, 10 की पावर 65 है, दोनों को भाग करके देख लो तो 10 की पावर 36 के आसपास आएगा 100 लोग। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा वैल्यू है भाई। 10 की पावर -27 बड़ा होता है, -65 छोटा होता है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये 10 की पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर हो गया था। ठीक है, ये भी आपके पास सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब वही है कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज के लोग एक्ट करता है, लास्ट में डिस्कस कर लिया है। ये भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट डज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स होता है। जितना चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका स्क्वायर टाइम कम होता चला जाएगा। ठीक है, फोर्स ये आपके पास ये भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ये भी आपके पास इन जनरल लॉन्ग रेंज फोर्स ही है। बुक्स में आपको शॉर्ट रेंज दिया सकते हैं, दे सकते हैं, पर ये लॉन्ग रेंज फोर्स है इन कंपैरिजन टू द अदर्स। वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से, एटम से तो ज़्यादा का ही इनके बीच में डिस्टेंस रहता है, तो इसको इन जनरल लॉन्ग रेंज में बोलते हैं, पर इन्फिनिटी तक रेंज नहीं होती इनकी, होती कमी है। ठीक है, शॉर्ट रेंज भी मिलता है ज़्यादातर बुक में, तो पर इन्फिनिटी तक नहीं होती, इन्फिनिटी से कम इनकी रेंज होती है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज है पर इन्फिनिटी तक नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास इन्फिनिटी तक थे। इनका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो होता है आपके पास फोटॉन्स। ये आपके पास फोटॉन्स के एक्सचेंज की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस में, मतलब कि डेली लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फिनोमेना ही इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है वो सारा का सारा फिनोमेना इसी के बेस पे, बनने से लेकर यहाँ तक। आपने टरबाइन पर पानी गिराया, टरबाइन ने क्या किया? एक जनरेटर घुमाया, जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस के मूव करने से ही करंट बनाता है, तो वहाँ से लेके ये सब काम इसी पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम है इसी से आपके पास लिंक्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना से। ओके जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है एक तरीके का। ठीक है, इस पर डिटेल में थर्ड यूनिट में करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना है। टेंशन फोर्स जो आपको स्टार्टिंग में बताया था रस्सी के अंदर या रोड के अंदर, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ठीक है, टेंशन फोर्स भी कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और टेंशन का बहुत जगह यूज़ होता है, फ्रिक्शन का भी यूज़ है, गाड़ी वगैरह चल रही है, हम चल रहे हैं, बोर्ड पर मैं लिख पा रहा हूँ, ये सब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। और कुछ जितने भी आयोनिक बॉन्ड बनते हैं आपके पास केमिस्ट्री में, आयोनिक बॉन्ड की वजह से जितने भी कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है, जैसे NaCl वगैरह, ये सब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है। NaCl कैसे बनता है? सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन, इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है, तो ऐसे बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो जितने भी आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड है वो सब भी इसी फिनोमेना की वजह से बने हुए हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में आप बुक में पढ़ सकते हैं, वरना आगे जाके 11th 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज डिटेल में आएंगे। ठीक है, वो ग्रेविटॉन्स की एक्सचेंज से था, ये फोटॉन्स की एक्सचेंज की वजह से। आगे चलते हैं, फोटॉन्स भी आगे ही पढ़ेंगे आगे जाके, अभी कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं आपको फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन लाइट्स के पार्टिकल हैं, और ये लाइट के जब दो नेचर पढ़ेंगे तब बता देंगे फोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सी पार्ट में चलते हैं, दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नंबर सी को समझने से पहले डी पार्ट को समझ लेते हैं, यह ज़्यादा आसान रहेगा। दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ये जो आगे के दो फोर्सेज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी, अभी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी चलो बताते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस क्या होता है आप सभी को पता है, रदरफोर्ड मॉडल आपने किया था 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेयर आपने एटॉमिक मॉडल पढ़े थे। रदरफोर्ड मॉडल में उसने बताया था कि एटम के बिल्कुल सेंटर में सारा मास उसका कंसंट्रेटेड होता है और सारा पॉजिटिव चार्ज भी वही होता है, उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसको उसने न्यूक्लियस नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है अब, ये न्यूक्लियर फोर्सेस के जो है। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने क्या बताया कि कोई एटम है, कोई एटम है, एटम के सेंटर में ये आपके पास ये पूरा न्यूक्लियस ही लगा लो। ठीक है, ये न्यूक्लियस आपके पास, खोल करो। ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, और आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पार्ट में चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ठीक है, उसने क्या बताया, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स रहते हैं और आपके पास न्यूट्रॉन रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा आपके पास एटम है। ठीक है, उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, उस हिसाब से जो भी उनका नंबर होगा उस हिसाब से ये रहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के दो पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, उसने बोला कि प्रोटॉन रहते हैं,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ये 3 पेयर ही बनेंगे, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो यही 3 पेयर बनेंगे हमारे पास। ओके ठीक है, बात ठीक है। न्यूट्रॉन की अगर आप बात करें, ये न्यूट्रॉन बनाया मैंने, न्यूट्रॉन जो होता है ये आपके पास इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट अभी अभी प्रोटॉन पे पढ़ के आए हैं हम कि प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके ठीक है भाई, बात करते हैं। अभी ये पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उस जगह पे लगेगा जहां जिन बॉडीज के पास मास होता है। प्रोटॉन के पास भी मास है, अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस हुआ, न्यूट्रॉन के पास भी मास है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेविटेशनल मान लिया। पर ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम वीकेस्ट फोर्स है, इतना ज़्यादा वीक है, अभी बताया था कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इन चार्जेस का मास तो बड़ा कम होता है। प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 kg है, तो ये बहुत कम मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक फोर्स है कि उसका इफेक्ट ज़्यादातर एटम के अंदर नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कि भाई तेरा तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, हाँ तू कोशिश कर रहा है पर तेरा इफेक्ट नहीं है, तो तेरी बात हम मान ही नहीं रही है, तेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लेस मास, सो द इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लेस। ओके, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि दूसरा फोर्स जो हमने पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ न्यूट्रॉन की मान ली इस पे चार्ज नहीं है, पर 2 प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैसा चार्ज? सिमिलर टाइप का चार्ज। नाउ लेट्स कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वी हैव स्टडीड दैट द सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। 2 सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ रखा है कि भाई 2 पॉजिटिव चार्ज जिन पे सेम टाइप का चार्ज है, दे शुड रिपेल ईच अदर एंड विद ए मच स्ट्रोंगर फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से इन 2 प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था, ये पढ़ के आए हैं अभी अभी हम, ठीक है। तो भाई ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल छोटी सी जगह में रह रहे हैं, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, -15, बहुत छोटी जगह है, ठीक है। इतनी छोटी सी जगह में प्रोटॉन बहुत क्लोज आ गए होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलता है कि प्रोटॉन को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। जब भी 2 कोई चीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही है, मतलब वो एक दूसरे को धक्का दे रही है, पुश कर रही है। अगर 2 चीज़ें एक दूसरे को पुश करेंगी तो वो एक दूसरे से दूर भाग जानी चाहिए। तो ये जो 2 प्रोटॉन इधर रह रहे थे, ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे। अगर ये रिपेल करेंगे तो रिपेल्सन की वजह से ये बाहर भाग जाना चाहिए था, ये प्रोटॉन बाहर भाग जाना चाहिए था, ये प्रोटॉन्स भी बाहर भाग जाने चाहिए थे। हर एक प्रोटॉन रुकना ही नहीं चाहिए था न्यूक्लियस के अंदर। और अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रुकता तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं है, तो रदरफोर्ड मॉडल जो ये बोलता था कि न्यूक्लियस के अंदर है, उसने एक्सपेरिमेंट से इतनी चीज़ें प्रूव की कि सारा पॉजिटिव चार्ज वही है, सारा मास वही है, तो वो सब फेल हो जाता। इसका मतलब कि नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट तो बोलता है न्यूक्लियस के अंदर ही है प्रोटॉन, पर थ्योरी क्या बोलती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नहीं है, वे नहीं होने चाहिए क्योंकि वो रिपल्सन की वजह से भाग जाने चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट की बात सही मानी जाती है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया है कि न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन रिपेल होकर भाग जाने चाहिए थे, वे रिपेल ना होकर यही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ये 2 चीज़ें, इनको रिपल्सन की वजह से दूर भागना चाहिए था, दूर ना भाग के दोनों यही रह रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या बन रहा है आपके पास? तो 2 चार्जेस जो यही रह रहे हैं, इसका एक ही आपके पास रीज़न बन सकता है कि दूर भागने की बजाय वापस आ रहे हैं, तो कोई एक स्ट्रोंगर फोर्स रहा होगा जो इसको दूर नहीं भागने दे रहा। क्या रीज़न रहा होगा? एक स्ट्रोंगर फोर्स रहा होगा जो इनको दूर नहीं जाने दे रहा, दूर जाने की बजाय इनको पकड़ के यही रख रहा है, ठीक है। और वो स्ट्रोंगर फोर्स जरूर अट्रैक्टिव नेचर का रहा होगा, ठीक है। तो उसी फोर्स का नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से 2 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रह रहे थे, दोनों पे एक जैसा चार्ज होता है और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो मतलब उनको पुश करके दूर भाग जाना चाहिए था, पर वे नहीं भाग रहे हैं। तो इसका एक ही रीज़न है कि वे जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंगर फोर्स उनको अट्रैक्ट भी करवा रहा है, रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी फोर्स का नाम क्या दिया गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन
ये सभी में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, ठीक है। इन न्यूक्लियस के अंदर जो ये पार्टिकल्स रह रहे हैं इन सब के बीच में आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। ये चार्ज वगैरह की इसको जरूरत नहीं है, चार्ज हो ना हो ये सब के बीच में आपके पास लग रहा होता है, इसी को बोला गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देयर एग्जिस्ट ए मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस विच बाइंड्स द न्यूक्लियंस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस बोला जाता है, ठीक है। तो आप जनरल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस के बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक है। क्लियर है बात आप सभी को? ये आपका प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये अट्रैक्टिव भी होता है, जनरली अट्रैक्टिव होता है, बट कैन बी रिपल्सिव इफ न्यूक्लियंस आर वेरी क्लोज about 0.8 फर्मी मीटर टू ईच अदर। अगर न्यूक्लियंस 0.8 फर्मी मीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी का मतलब, ठीक है, इससे ज़्यादा पास अगर आ जाते हैं तो ये रिपल्सिव नेचर का हो जाता है, वरना ये अट्रैक्टिव नेचर का रहता है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे वेरी करते हैं, कब अट्रैक्टिव होते हैं, कब रिपल्सिव होते हैं, ये आगे जाके डिटेल में आएगा 12th क्लास में। अभी इस पर आप इतना ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। ये डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द बॉडी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज हो ना हो लगता है, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ठीक है। ये आपका 10⁻38 टाइम स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फील्ड से, ठीक है। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻38 गुना। अगर ग्रेविटेशनल से 10⁻38 है तो इलेक्ट्रिक से कितना हुआ? इलेक्ट्रिक उससे 10⁻36 था, ये 10⁻38 है, तो 100 का फर्क है। तो ये 100 टाइम्स स्ट्रोंगर है, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EM लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, ओके। ये आपका आगे चलते हैं इसी में, यहाँ इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, ये पॉइंट भी लिख लेना, एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, ओके, ठीक है। आगे ये आपके पास नॉन सेंट्रल फोर्स है, मतलब लाइन जोनिंग द सेंटर के बीच में नहीं लगता। ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव भी नहीं है ये आपके पास फोर्स। और इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्केयर लॉ, ओके। ये था आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फॉर द मोर डिटेल हम आगे 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो फोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी भी इतनी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, वो थोड़ी बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानकारी है, वो भी नॉन कंजर्वेटिव नॉन सेंट्रल में आ जाएगा, तो ये पॉइंट तो उसके भी एक जैसे रहेंगे। थोड़ा सा समझते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को, लास्ट वाला हमारे पास ये भी न्यूक्लियस में ही लगता है, ये फोर्स भी न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स के बीच में ही, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियर वर्ड इसके साथ भी लगा है, पर ये इस वाले से थोड़ा वीक है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया था न्यूक्लियर में, इट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास, मतलब विद इन द न्यूक्लियस के अंदर तक लगता है, उससे बाहर निकलते ही इस फोर्स की इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। वरना न्यूक्लियस के अंदर कौन डोमिनेट करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन में लग तो ये भी रहा था, पर डोमिनेट कौन कर रहा था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकला तो कौन डोमिनेट कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके। नाउ इन द लास्ट, ये शॉर्ट रेंज फोर्स था हमारे पास, लास्ट हमारे पास ई पार्ट में आपके पास कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट वन हमारे पास, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था मैं, पर चलो बता देंगे, आगे भी जाके कभी ना कभी पढ़ना ही है आपको, ठीक है।
ओके, थोड़ा सा आप क्या करके आए हैं, 9th क्लास में आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल में आपने क्या देखा था कि एक गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, तो इस बेस पे उसने बोल दिया था ज़्यादातर स्पेस एटम के बीच में खाली है। कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कोई बहुत सारों में से एक 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया था, ये सब था ना आपके पास। तो ये अल्फा पार्टिकल उधर क्या था, ठीक है। मेन बात ये है कि ये अल्फा पार्टिकल उधर क्या था। तो अब इसी चीज़ पे आते हैं कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स जो नेचर में बने हैं वे हाईली अनस्टेबल हैं। कुछ एलिमेंट्स जो नेचर में बने हैं वे हाईली अनस्टेबल हैं, मतलब कि वो एज इट इज स्टेबल नहीं रह सकते। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, लगातार रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, उनमें से लगातार रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं। इन्हीं रेडिएशंस का नाम अल्फा, बीटा और गामा दिया गया था। कुछ अल्फा एमिट करते हैं तो कुछ अल्फा, बीटा, गामा तीनों एमिट करते हैं, तो कुछ बीटा, गामा एमिट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। रेडिएशंस के नाम है अल्फा, बीटा और गामा, ओके। उनकी प्रॉपर्टीज मोर डिटेल में आपकी 12th क्लास में आएगी। फिलहाल बस इतना याद रखो कि कुछ पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो लगातार रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। जैसे जापान में लास्ट टाइम पे सुनामी आई थी तो तब बोला ना कि रेडिएशंस फैल गई, या फिर हिरोशिमा या नागासाकी पे जब एटॉमिक बम डाला था अमेरिका ने, तो तब वहाँ पे भी ये बात चली थी कि वहाँ पे आज तक रेडिएशंस फैली हुई है, न्यूक्लियर रेडिएशंस, ठीक है। तो रेडिएशन यही है, अल्फा, बीटा, गामा, गामा है इन जनरल, ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन जिनको बोलते हैं। तो जैसे अल्फा उधर रेडिएशन थी, अल्फा हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, उसी तरीके से एक बीटा करके भी एक रेडिएशन होती है, बीटा करके भी एक पार्टिकल होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं, बीटा डिके, ठीक है। बीटा डिके एक्चुअली में ये और कुछ नहीं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही है। ये क्या है आपके पास, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और ताज्जुब की बात ये है कि ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, जितनी भी ये रेडिएशंस निकलती हैं ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा। अब इन्होंने क्या बोला कि बीटा की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो इलेक्ट्रॉन जैसी है, कि इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन जैसा है 9.11 × 10⁻31 kg, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन जैसी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक न्यूक्लियस से, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ये बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल बोल लो, बीटा डीके बोल लो, ठीक है, बीटा पार्टिकल निकल रहा है न्यूक्लियस से। तो एक्चुअली में न्यूक्लियर, बीटा से कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से होते हैं, होते ही नहीं है, तो न्यूक्लियस से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, पहला क्वेश्चन तो यही था, ठीक है। तो उसका जवाब इन्होंने दिया कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, वो आपके पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, ठीक है। अभी ये गलत है ये इक्वेशन, इसको ठीक करेंगे आगे जाके, अभी फुल नहीं है ये, कंप्लीट नहीं है, अभी रॉन्ग है। इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होते हैं ना भाई, तो उन्होंने बोला एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से जब इंटरेक्ट करता है, उनके बीच में भी तो फोर्स होता है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके आपस में इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल नहीं रहता, एक न्यूट्रॉन था वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो अंदर बना है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल नहीं होता, तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, जिसको वो बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं। वो बहुत सारी एनर्जी लेकर निकलता है, ठीक है, जिसको वो बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं। ये तभी होता है जब आपके पास न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसमें किसी वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, तो होता क्या है, कोई न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूट गया, तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना ये अंदर नहीं रह सकता, तो ये वहाँ से निकल जाता है, जिसको आप बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं, ओके। इतना समझ में आया, इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया, न्यूक्लियस में बन सकता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आई ये समझते हैं। इनको लगा था, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये यहाँ पे आपकी बुक में पूरा डिटेल में नहीं मिलेगा, मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा समझाने की। एक्सपेरिमेंटल में इन्होंने क्या देखा कि इसकी एनर्जी और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स को स्टडी किया, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी, और यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की बात कर लेता हूँ, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये कितने का आता है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ओके। अब मेरे को ग्राफ में ये बताओ कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी, ग्राफ सबको पढ़ना आता है ना, ये एक्स एक्सिस पे एनर्जी ली है, तो ये ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी 0,
एनर्जी बढ़ी, एनर्जी किस तरफ बढ़ेगी, एक्स एक्सिस उस तरफ पॉजिटिव होता है ना, एनर्जी इधर बढ़ती गई, सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी बोली जा रही है, ये कौन सी एनर्जी बोली जा रही है, मैक्सिमम एनर्जी, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है बीटा पार्टिकल्स का। इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट को स्टडी किया जो लगातार बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है और ग्राफ बनाया कि कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं और कितनी कितनी एनर्जी के निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि देखो बीटा पार्टिकल सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये वाली वैल्यू बीटा पार्टिकल वाई एक्सिस पे लिए, ये वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का बीटा पार्टिकल तो कोई ही निकल रहा है, वरना ये वाले यहाँ पे ये ग्राफ सबसे ऊपर है ना, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा है इस पॉइंट पे, ठीक है। इनकी एनर्जी कितनी है, इनकी तो थोड़ी सी एनर्जी है, ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी कम है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर बीटा पार्टिकल्स कम एनर्जी लेकर निकल रहे हैं, ज़्यादातर बीटा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कम एनर्जी लेकर निकल रहे हैं। ओके, अब आपने कल ही एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था, यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकल गया न्यूक्लियस के अंदर से, प्रोटॉन तो अंदर रह गया था, इलेक्ट्रॉन निकल गया था, इलेक्ट्रॉन अंदर स्टेबल नहीं होता, यहाँ से एक बीटा पार्टिकल निकला। तो इन्होंने क्या देखा, ज़्यादातर बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम है। इन्होंने क्या देखा कि ये जो बीटा पार्टिकल निकल के गया था इसकी एनर्जी कम है, ठीक है, एक बीटा पार्टिकल इससे निकल गया, उसकी एनर्जी कम थी, तो ये बीटा पार्टिकल इसकी ही तो एनर्जी लेके गया, इसकी एनर्जी लेके गया तो इसकी एनर्जी कुछ कम होगी, ठीक है, कितनी कम होगी, जितनी वो लेके चला गया उतना ही तो कम होगी। मान लो इसकी एनर्जी पहले 100 जूल थी, 2 जूल एनर्जी अगर ये लेके चला गया तो अब इसकी एनर्जी कितनी बचनी चाहिए थी, 98 जूल, ठीक है, 100 जूल पहले स्टार्टिंग में थी, 2 जूल एनर्जी बीटा पार्टिकल लेके चला गया तो इसकी एनर्जी कितनी बननी चाहिए थी, 98 जूल बचनी चाहिए थी। पर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, व्हाट डज दे ऑब्जर्व, कि इसकी एनर्जी 98 जूल कम ना होके ये कुछ 96 जूल या फिर आपके पास 90 जूल के आसपास इतनी कम हो जा रही थी। क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है? बीटा पार्टिकल तो 2 जूल की एनर्जी लेके गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता था इसकी पहले 100 थी तो अब 98 होनी चाहिए बी, क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट होती है, 98 101 नहीं हो सकती, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, इन दोनों का सम उतना ही बना रहना चाहिए, 98 और 2 100 होनी चाहिए थी, ठीक है। पर ये क्या देख रहा है, 96 या 90 इतनी कम हो रही है, कितनी कम हो रही थी, इस मैक्सिमम एनर्जी जितनी कम हो रही थी। हर बार एक बीटा पार्टिकल निकलता, चाहे वो कम एनर्जी का निकलता, एनर्जी इसकी इतनी ही कम होती जितनी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ इनको बड़ी दिक्कत में डाल दी, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वोलेट हो रहा था, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, एनर्जी कंजर्वेशन इज मोस्ट बेसिक लॉ, यह लॉ फेल नहीं हो सकता। अगर कुछ आपके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ आ रही है तो आप गलत हो रहे हैं कहीं ना कहीं, दिस लॉ कैन नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। हुआ क्या होगा, जो जिस चीज़ से इन्होंने एक्सप्लेन किया, सपोज करो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर पानी पिए, तो मैंने बोला कि भाई हाँ जाओ, मैं ऐसा बोल के बोर्ड पे कुछ लिखवाने लग गया, तो उस बच्चे के साथ साथ एक बच्चा और निकल गया साथ में, ठीक है, पानी पीने के लिए। अब मेरे दिमाग में तो मैंने तो देखा नहीं दोनों को जाते, मेरे दिमाग में ये था कि एक ही बच्चा पानी पीने गया है, एक बच्चा पानी पीने गया है, तो मेरे दिमाग में गिनती कितनी रहेगी, पहले 50 बच्चे थे, एक बच्चा गया है, तो मेरा दिमाग बोलता है कि अब 49 बच्चे अंदर होंगे, ठीक है। पर एक्चुअली में है कितने, क्लास में अगर और कोई गिनेगा तो कितने मिलेंगे, 48, क्योंकि एक और साथ में निकल गया था। इन द सेम वे यहाँ पे हुआ है, जो ये एक बीटा पार्टिकल कुछ कम एनर्जी लेके जा रहा था, उस हिसाब से तो मैं बोलता था इसकी 98 हुई होगी, ठीक है। पर जो एक्चुअली में ऑब्जर्व कर रहे थे तो देख रहे थे 98 से कम हो रही है। इसका मतलब यही इसकी एक्सप्लेनेशन बनी थी इनके पास कि इस बीटा पार्टिकल के अलावा एक और कोई पार्टिकल इसके साथ निकलता है जो बची हुई एनर्जी अपने साथ ले जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी 96 हो रही है, तो इसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जो वो बची हुई एनर्जी, मान लो 2 जूल वो लेके चला गया। तो अब आप देख रहे हो शुरू में 100 जूल थी, 2 जूल ये ले गया, 2 जूल ये ले गया, तो इसकी बची 96 जूल, एनर्जी कंजर्व होगी ना। 4 जूल वे ले गए, 96 इसके पास है, 96 + 4 दोबारा से 100 होगी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दी कि इस इलेक्ट्रॉन के अलावा, इस बीटा पार्टिकल के अलावा एक पार्टिकल और साथ में निकलता है, उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया न्यूट्रिनो। फिलहाल एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो 2 है वर्ड, उस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया न्यूट्रिनो,
ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो होता है वैसे फिलहाल, अभी न्यूट्रिनो याद रखो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दोनों ही एक एक पार्टिकल है। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई कि न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल और रहता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। तो जो बीटा पार्टिकल में साथ साथ निकलता है इलेक्ट्रॉन के, तो जो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जब निकल रहे होते हैं तो ये भी एक साथ निकलते हैं पेयर में। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो एक साथ जब पेयर में निकलते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम दिया गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ओके। ये जो बीटा पार्टिकल है ये शॉर्ट लाइफ होती है इसकी, ये निकलते ही खत्म हो जाती है आपके पास। बीटा पार्टिकल निकला, कुछ मीटर दूर गई और खत्म हो गई। तो ऐसे शॉर्ट लाइफ टाइम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको बोला गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारी डिटेल आपके बुक में नहीं मिलेंगी, ये आगे जाके 12th क्लास में आती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वहाँ का बता दिया कि कहाँ से ये आया होगा। ओके, आई होप सबको क्लियर है कि बीटा पार्टिकल के साथ एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रिनो, उसकी भी खोज हुई है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे कहानी खत्म हो गई थी एटम की, और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो इसमें आपने क्या बोला, इट इज़ द फोर्स बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स बोल सकते हैं, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम, इनके बीच का फोर्स है। बाकी इसके बारे में अभी और कोई जानकारी नहीं है, तो आप अभी ये कंसिडरेशन में चल रहा है कि इनकी और जानकारी अभी डिस्कवर नहीं की गई है। ठीक है, अभी पता नहीं लगी हमको। तो ये था आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर है, 25 टाइम्स स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 36 था, ये 32 है, तो ये 10 की पावर 11 टाइम्स स्ट्रोंगर है, वीकर है वो स्ट्रोंगर, वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 10 की पावर 13 टाइम्स वीकर है देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो जितने भी एटम के अंदर की बातें हो रही होंगी वो सभी नहीं फोर्सेस, ये फोर्स आपके पास जिम्मेवार है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल है वे होते हैं मेजॉन्स। ग्रेविटेशनल का कौन था, ग्रेविटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कौन था, फोटॉन्स। स्ट्रॉन्ग का कौन है, मेजॉन्स। वीक न्यूक्लियर का भी पता नहीं है। ओके, ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेज। और यही 4 फोर्सेज कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स को डेवलप किए हुए हैं, हर चीज़ इन्हीं फोर्सेज की वजह से चल रही है या बनी हुई है। दैट्स ऑल अबाउट इट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।